हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। वैसे मैंने आपको जब इफेक्ट टाइप ऑफ इफेक्ट्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाया था, ठीक है। रेजोनेंस का जो टॉपिक मैं मेजरली मान के चलता हूँ वो बॉन्डिंग में, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे रेजोनेंस के लिए कहा था कि सर रेजोनेंस पे एक दो वीडियो बना दीजिए आप, तो मैं रेजोनेंस के टॉपिक को आज डील कर रहा हूँ, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो रेजोनेंस के कंसेप्ट को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टीज को हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्या? व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी explained by a single structure। जब किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी को हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, देन वी ड्रॉ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, द स्ट्रक्चर्स ड्रॉन, ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, and this phenomena is called रेजोनेंस। इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। बात समझ आ रही है? जब एक किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर से ना एक्सप्लेन कर पाओ तो हम उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किए ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाते हैं और ये फिनोमेना रेजोनेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में आपको पता है 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी आपको देखने पे क्या लगेगा कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन बेंजीन में कार्बन की बॉन्ड लेंथ ना तो ये 1.34 मिलती है ना ही 1.54 मिलती है। बेंजीन में जो कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम मिलती है। अब ये कैसे मिली होगी? देखो, इसका इस बॉन्ड लेंथ के मिलने का मतलब क्या है कि बेंजीन में ना तो कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ना ही कार्बन डबल बॉन्ड है। क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड होता तो ये बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो ये बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी। तो हम बेंजीन का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनाते हैं जिसमें ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें हमने क्या दिखाया कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। और कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है। और फिर ओवरऑल इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि ना इसमें सिंगल बॉन्ड है ना इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो देखो, हमने इसके दो स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ किए? क्योंकि हम इसके बॉन्ड लेंथ वाली प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन एक सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं कर पाए, इसलिए हमें इसे इसके मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़े। ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए ये कहलाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और ये फिनोमेना क्या है? ये फिनोमेना है रेजोनेंस का, ठीक है। ये तो हुआ रेजोनेंस के कंसेप्ट के बारे में। अब इसके बाद मैं चलता हूं क्राइटेरिया ऑफ रेजोनेंस पे।
रेजोनेंस के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट, जितने भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जितने भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। यानी अगर मैं लूं तो उन सभी को नॉन रियल स्ट्रक्चर्स माना जाता है, उन सभी को नॉन रियल स्ट्रक्चर्स माना जाता है। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान रखना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उनको हाइपोथेटिकल माना जाता है, लेकिन जो रेजोनेंस का फिनोमिना है, रेजोनेंस का फिनोमिना है, इसको रियल माना जाता है। इस लाइन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉन रियल बट रेजोनेंस इज सपोज टू बी रियल, रेजोनेंस इज सपोज टू बी रियल। ठीक है, अगले उस पे आता हूं, पॉइंट पे देखना, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, मान लो किसी कंपाउंड का आपने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया ए, एक स्ट्रक्चर बनाया बी, इनको डबल हेडेड एरो से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, डबल हेडेड एरो जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। एक चीज ये ध्यान रखना, कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये एरो इंटर कन्वर्जन के बारे में दिखा रहा है, ये इंटर कन्वर्जन के बारे में दिखा रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इंटर कन्वर्जन के बारे में नहीं दिखाता, ये इंटर कन्वर्जन के बारे में नहीं दिखाता, इस बात का ध्यान रखना। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, क्राइटेरिया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी आपके ड्रॉ किए हुए मिलेंगे, उसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है वो कांस्टेंट रहने चाहिए, ये कांस्टेंट रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी स्ट्रक्चर में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर 5 आ रहा है और किसी स्ट्रक्चर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर का नंबर 6 आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल हो तो मैं 3 स्ट्रक्चर लिखता हूं, N ट्रिपल बॉन्ड N O नेगेटिव पॉजिटिव, एक लिखता हूं N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव नेगेटिव, और तीसरा लिखता हूं N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इन तीनों को कहता हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या इन तीनों में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनका नंबर फिक्स है। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर देखूं तो 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, और लोन पेयर कितने हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक लोन पेयर है। ठीक है, जिसको जो यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में प्रेजेंट है। टोटल कितना हो गया 5। यहाँ पे आता हूं, 1 नेगेटिव तो लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर देखो 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर 4। यहाँ पे देखना 1 2 3, बॉन्ड पेयर 3 और नेगेटिव 2, लोन पेयर 2, तो ये कितना हुआ 5, ये 5। मैं अब इन तीनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह सकता हूं क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर जो है वो सेम है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगले पॉइंट पे चलता हूं, चौथे पॉइंट पे। ठीक है, किन्हीं भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, मान लो कोई स्ट्रक्चर ए है और कोई स्ट्रक्चर बी है, इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर कह रहे हैं तो इनमें कभी भी किसी एटम का मूवमेंट नहीं होगा, एटम का मूवमेंट नहीं होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी एटम का मूवमेंट नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड C OH और CH3। देखना ये मैंने बनाया कैसे, ये मैंने बनाया है ऐसे 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट से, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट से। अब चाहे आप इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिन लो, बिल्कुल सेम आएगा। देखो, एक इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 तो इस हाइड्रोजन के साथ, चौथा ये रहा, ठीक है, 5वां ये रहा, 6 7 और 3 ये 10,
टोटल हो गए 10। यहाँ पे टोटल बॉन्ड 10 है और इसमें गिनोगे ना तो भी टोटल बॉन्ड 10 है। गिन लो, 2 इन हाइड्रोजन के साथ 2 ये रहे 4, 1 ये रहा 5, 3 इन हाइड्रोजन के साथ 8 और 9 और 10। बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है, ठीक है। लोन पेयर कितने, 2 इस ऑक्सीजन पे है और यहाँ पे भी 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का मूवमेंट है। तो मैं इसको ऐसे रेजोनेटिंग एरो से नहीं शो कर सकता। यहाँ पे रेजोनेटिंग ये जो एरो है इससे मैं इसको नहीं शो कर सकता क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एटम की मूवमेंट हुई है। एटम की मूवमेंट रेजोनेंस में अलाउड नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखना, स्पेशली ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब कोई भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर दे रखे हैं तो आप उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे, इसके बारे में हम बातें करते हैं। देखना, सबसे पहला क्राइटेरिया, इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले को आप पहली बार देखो, सबसे पहले देखोगे, फिर दूसरा तीसरा, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा क्राइटेरिया, वो स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट पूरा है एटम्स का, ऑक्टेट ऑफ एटम्स इज कंप्लीट, और जिसमें मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और ऑक्टेट एटम्स का पूरा है, वो ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तीसरा क्राइटेरिया आता है कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल, फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स आते हैं कुछ, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। मान लो आपको जो दो स्ट्रक्चर दिए गए उसमें ये क्राइटेरिया नहीं लग रहा, न्यूट्रल वाला, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, तो आप इस तीसरे क्राइटेरिया पे जाओ। ए का मतलब एरोमेटिक, ए का इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है, आर का रेजोनेंस, एच का हाइपर कंजुगेशन और आई का इंडक्टिव, ठीक है। इन फैक्टर्स को आपको देखना होगा, जो फैक्टर वहां पे एप्लीकेबल होगा उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। अगले उस पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट देखना, अगले पॉइंट में है चौथा पॉइंट क्या कहता है। अच्छा, इससे पहले अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर देखना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर आपको देखना है तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आपको कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, इनकी क्या देखनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। फ्री रेडिकल भी हो सकता है। अच्छा, चौथे पॉइंट पे आता हूँ। चौथे पॉइंट में अगर चार्ज स्ट्रक्चर है तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि जो लाइक चार्जेस वो पास नहीं होने चाहिए, ठीक है, और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो दूर नहीं होने चाहिए। ये पास नहीं होने चाहिए मतलब ये दूर होने चाहिए, और ये दूर नहीं होने चाहिए मतलब ये क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। लाइक चार्जेस शुड नॉट बी क्लोज टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस शुड नॉट बी फार अपार्ट, ठीक है। पांचवा इसमें रूल आता है कि जो भी चार्जेस हैं वो एटम के नेचर के हिसाब से होने चाहिए। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल होता है, और जो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है
या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। जैसे मैं कहीं ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कंपेयर करूं तो ये ज़्यादा स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। कहीं पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव कंपेयर करूं तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट आता है फ्राइज रूल। लास्ट आता है फ्राइज रूल। ये फ्राइज रूल एप्लीकेबल होता है कब? जब बेंजेनोइड सिस्टम होता है, बेंजेनोइड सिस्टम होता है। बेंजेनोइड सिस्टम में ये फ्राइज रूल काम करता है। वहां पे ये फ्राइज रूल ये कहता है कि वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ बेंजीन रिंग होती है। क्या कहता है ये? दोज स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल which have more number of benzene rings, ठीक है। ये कुछ रूल है। अगर आपको एक ही मैं जल्दी से याद कराऊं तो आपको जल्दी से याद क्या रखना है? पहला वर्ड याद रखना है न्यूट्रल, फिर याद रखना है ऑक्टेट और कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या याद रखना है? तीसरा वर्ड याद रखना है ए रही। चौथा क्या याद रखना है? चौथा आपको याद रखना है कि पॉजिटिव सेम चार्ज दूर और ऑपोजिट चार्ज पास। पांचवा आपको क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, ठीक है। और छठा बेंजोनोइड वाले कि जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, उन एग्जांपल्स में इन सभी फैक्टर्स को डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखो सबसे पहला एग्जांपल N ट्रिपल बॉन्ड N O नेगेटिव पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव नेगेटिव, N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो डबल नेगेटिव, यहाँ पे देखना सबसे पहले रूल नंबर 1 लगाते हैं। क्या कोई न्यूट्रल है? नहीं है, ये नहीं लगा। रूल नंबर 2 लगाते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो और ऑक्टेट देखो हर एटम का पूरा है कि नहीं है। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे नेगेटिव चार्ज के कारण और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो इस पे होती है, 4 इलेक्ट्रॉन तो इस पे होती है। देखो इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पेयर से 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितने हो गए? 8। इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड पेयर तो 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के देखो एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8, यानी यहाँ तीनों एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ऑक्टेट पूरा है। यहाँ आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव चार्ज के कारण, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे होते हैं। देखें 1 2 3 4 और 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 बॉन्ड के कितने हो गए? 8 हो गए। इस नाइट्रोजन पे आओ, 4 बॉन्ड बना रखे हैं और 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन पे आओ, 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ये कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी अभी तक सब में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे आते हैं 2 नेगेटिव है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 नेगेटिव चार्ज के कारण और 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद ही होता है, नाइट्रोजन के पास होता है ना एक लोन पेयर। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन पे देखना 3 बॉन्ड पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, यानी सबका ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट के बाद आगे आए, देखना नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 4, कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? 4। इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? 2 2 4। इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? 3। और मैंने आपको कहा था जितने ज्यादा बॉन्ड
उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। यानी इसको स्ट्रक्चर 1 और 2 कहूँगा तो क्योंकि 1 और 2 में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है तो 1 और 2 की स्टेबिलिटी 3 से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2 पे आते हैं। 1 और 2 में जब कंपैरिजन करेंगे तो आपने अभी ये लास्ट में एक रूल पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। देखना यहाँ पे 4 स्पीशीज हैं, 4 स्ट्रक्चर हैं। ये जो 2 रूल हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 4 स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव तो मैटर कर नहीं ना। कौन सा चार्ज मैटर कर रहा है? नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है। इसलिए स्ट्रक्चर 1 ज्यादा स्टेबल हुआ और स्ट्रक्चर 2 कम स्टेबल हुआ। इसलिए 1 की स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा और इन दोनों की स्टेबिलिटी 3 से ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से आपको कंपेयर करना है स्ट्रक्चर्स को। मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं। देखना अगले एग्जाम्पल को। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ये मैंने लिया। ठीक है, एक मैंने लिया डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ना पॉजिटिव नेगेटिव। एक मैंने लिया O पॉजिटिव O नेगेटिव। ठीक है, और ये तीनों मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए। अब इन तीनों में स्ट्रक्चर में मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा और किसकी स्टेबिलिटी कम। देखना एक बार, बॉन्ड देखूं, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है। अच्छा, एक चीज़ बताना, क्या मैं स्ट्रक्चर 1 को न्यूट्रल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर 2 और 3 को चार्ज स्ट्रक्चर कह सकता हूँ? और मैंने आपको ये बताया था न्यूट्रल की स्टेबिलिटी चार्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों? 3N का लॉ लगता है, नेचर नीड्स न्यूट्रलिटी, नेचर नीड्स न्यूट्रलिटी, 3N लॉ होता है ये। तो न्यूट्रलिटी जरूरी है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल, जो चार्ज है वो कम स्टेबल। अब आते हैं सेकंड और थर्ड पे, बॉन्ड कंपेयर करें। इसमें कितने बॉन्ड है? 3। इसमें कितने बॉन्ड है? 2। तो 3 बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल, इसलिए दूसरा ज्यादा स्टेबल, तीसरा कम स्टेबल। अगले एग्जाम्पल पे आता हूं। देखना अगला एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां लिखता हूं। ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। और एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लिखा, CH2 नेगेटिव CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे मैंने। हमें इनमें स्टेबिलिटी बतानी है। और एक और लिख लेता हूँ, ये आपने बहुत देखा होगा, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। इन 4 स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी मुझे कंपेयर करनी है। ठीक है, इसको A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ। ठीक है, इसको C कह देता हूँ और इसको D कह देता हूँ। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर A तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, B C D 4 स्ट्रक्चर हैं, तो मैं यूं कहूंगा A की स्टेबिलिटी B C और D से ज्यादा। ठीक है, अब एक चीज देखना, सबसे पहले क्या आता था? न्यूट्रल, उसके बाद आता था ऑक्टेट और कोवलेंट बॉन्ड का। अगर ऑक्टेट देखेंगे तो आप देखना, इस कार्बन के ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 8 हैं, इसके में 8 हैं और इसके में 8 हैं। और ऑक्टेट काउंट करते हुए आप बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ना। 2 बॉन्ड पेयर है तो मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर है तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं इसका करता हूं,
इस कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और तीसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रखा है, तो टोटल 3 बॉन्ड पेयर हुए, और 3 बॉन्ड पेयर हुए तो 6 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड इन कार्बन के साथ बना रखे हैं, तो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हुए, 3 बॉन्ड पेयर तो 6 इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव चार्ज तो 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर तो 2 इलेक्ट्रॉन, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पे देखो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन के साथ, तो 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 2 इस डबल बॉन्ड, तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, किसी को मेरे से कोई डाउट आए तो पूछना। ठीक है, अब एक चीज देखना, सब में 3 8 वाले और 1 6 वाला है, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, 3 8 वाले और 1 6 वाला है। ठीक है, तो हम ये दूसरा कोवलेंट बॉन्ड और ऑक्टेट वाला नहीं लगा सकते, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या था, ए रही। यहां पे देखना ये क्या बना, कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बना ना, यहाँ पे कार्बेनाइन भी बना, कैटायन भी बना, एनायन भी बना, कैटायन भी बना, एनायन भी बना। आपको पता है कैटायन जो होता है कार्बोकैटायन, वो टर्शरी ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। यहाँ पे देखना ये जो कैटायन बना ये कैसा है, प्राइमरी, और यहाँ पे जो ये कैटायन बना ये कैसा है, सेकेंडरी। ठीक है, अभी आते हैं, एनायन भी बना है, यहाँ पे देखना ये कैटायन कैसा बना, ये भी प्राइमरी बना। एनायन भी बना है, और कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो देखो ये कैसा है कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन कैसा है, सेकेंडरी। ये कार्बेनाइन कैसा है, इसको मैं प्राइमरी लिखूंगा, और ये कार्बेनाइन कैसा है, प्राइमरी। ठीक है, अभी अगले रूल पे आते हैं। देखना अगला रूल क्या कराया था, सेम चार्जेस दूर होने चाहिए, ऑपोजिट चार्जेस पास होने चाहिए। यहाँ पे इन स्ट्रक्चर में कंपेयर करना, सेम चार्जेस ना, ऑपोजिट चार्जेस पास हैं, ऑपोजिट चार्जेस पास हैं, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस जो है वो दूर है, और ऑपोजिट चार्जेस दूर हैं, तो मैं यूं कहूंगा डी की स्टेबिलिटी बी और सी से कम। ऑपोजिट चार्जेस दूर हो गए, यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस पास है, और अब बी और सी की स्टेबिलिटी पे आते हैं। बी और सी मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा लिखूंगा, CH डबल बॉन्ड CH2, बी में मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया था, ये नेगेटिव, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये था बी और ये सी। और आप लोगों को पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, और क्योंकि सेकेंडरी कार्बेनाइन कम स्टेबल होता है प्राइमरी से, तो इस सी में बनने वाला कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन दोनों ज्यादा स्टेबल है। इस बी में बनने वाला कार्बेनाइन और कार्बोकैटायन दोनों कम स्टेबल हैं, और ज्यादा स्टेबल हैं तो मैं यूं कहूंगा कि बी सी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा, जिससे ज्यादा ए था, और सबसे कम डी था। ये हमारा आ गया इन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और इसके बाद मैं एक लास्ट फैक्टर पे चलूंगा इनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करने के लिए, फ्राइज रूल पे। फ्राइज रूल पे देखना, एक स्ट्रक्चर में ये लिखता हूं और एक स्ट्रक्चर में ये लिखता हूं, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ए एंड बी। जब आप इनमें न्यूट्रल देखोगे, दोनों न्यूट्रल हैं। जब आप इसमें ऑक्टेट और कोवलेंट बॉन्ड काउंट करोगे तो सब में, दोनों स्ट्रक्चर में कोवलेंट बॉन्ड बराबर आएंगे, कोई ये रही का फैक्टर नहीं लग रहा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो पास दूर की बात ही खत्म होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली बात भी खत्म हो गई। लास्ट बात आएगी फ्राइज रूल की, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स वो ज्यादा स्टेबल। देखना इस स्ट्रक्चर को, देखना इसमें एक बेंजीन रिंग ये है, जब इस डबल बॉन्ड को इस रिंग में लिखूंगा है, और एक बेंजीन रिंग ये है, तो कितनी बेंजीन रिंग हुई,
कितनी बेंजीन रिंग हुई? यहाँ बेंजीन रिंग हुई 2। यहाँ पे देखना, क्या ये बेंजीन रिंग है? नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। क्या ये बेंजीन रिंग है? हाँ, तो नंबर ऑफ बेंजीन रिंग कितनी हुई? 1। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको जैसा बना हुआ दे रखा है आपको वैसे की ही स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हुए आप किसी भी बॉन्ड, लोन पेयर, एटम को मूव नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर इसमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला भी बनता है तो फिर ऐसे बना के कंपेयर कर लेना। इस चीज का ध्यान रखना, जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है बनाने के लिए, बना के जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं करना, आपको वैसे का वैसे ही कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेंजीन रिंग ज्यादा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग कम है, तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था बच्चों रेजोनेंस का कंसेप्ट, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना और आपको अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।